जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर सेशन 2 फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है, आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस वीडियो पे, काफ़ी सारे बच्चों ने कॉमेंट किया कि उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आई चीज़ें। हमने वीडियो में बताया था कि कैसे क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना चाहिए, किन किन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस रहेंगे ऑलमोस्ट। उन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट देना है। एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना जरूर आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट हुए, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आप लोगों को यूज करनी होती है वाइल सॉल्विंग क्लोज टेस्ट। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी पैसेज को आपको पहले रीड करना होता है। देन हमने बताया था कि वोकैबुलरी का नॉलेज जब तक आपके पास अच्छा नहीं है, आप अपनी कमांड अच्छी नहीं कर सकते हो क्लोज टेस्ट में। तो वोकैब आपको आनी चाहिए, उसी से आप अपने जो भी आंसर्स अच्छे नहीं है, जो भी आपको लग रहा है कि इनकरेक्ट आंसर है, उन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हो बहुत इजीली। सेकंड, हमने आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पर टेंस यूज हो रहा है, तो टेंस के लिए हमें कौन सी वर्ब्स यूज करनी होती है। अगर प्रेजेंट की वर्ब्स यूज हो रही है तो हमें पास्ट की वर्ब्स को क्या करना होता है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना होता है। देन हमने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। अगर नाउन आ रहा है, नाउन के पहले ब्लैंक है तो एडजेक्टिव आएगा, बट ऑब्वियस है, तो जितने भी ऑप्शंस एडजेक्टिव के अलावा हो गए वो सारे क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। देन हमने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बताया था कि एग्जामिनर आपको बस 4 ऑप्शन दे देता है, लेकिन फंसाने वाले सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो जो 2 ऑप्शन से जो इजीली हट सकते हैं उन्हें आपको बहुत इजीली हटा देना होता है देखते से ही, और जो 2 ऑप्शन फंसते हैं उनमें से आपको अपने सारे कंसेप्ट लगा के सही आंसर पे पहुंचने की कोशिश करनी होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जामिनर काफ़ी सारे क्वेश्चन ईडियम फ्रेजेस और फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब पे भी देता है, तो आपको उस पर भी अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रपोजिशन पढ़ लो डायरेक्टली क्लोज टेस्ट कर लो, आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने लग जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल एक्यूज्ड वर्ब है तो उसके साथ हम हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ऑफ यूज़ करते हैं। ऐसी वर्ब्स की कैटेगरीज होती है जिनके साथ हम अलग अलग वर्ब्स प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, तो आपको उन चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए एसएससी की अभी काफ़ी सारी एग्जाम्स पाइल्ड अप है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों का एक एसएससी टारगेट बैच भी है जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके सारे कोर्सेज मिलेंगे। इसमें वीडियो लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट और साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट से इसको पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ऑल्दो अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोगों के सामने, लेकिन जैसे जैसे मैं स्लाइड चेंज करती जाऊंगी तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको विजिबल होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना वो CHSL एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फटाफट से पढ़ो और कोशिश करो सही आंसर लगाने की, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पैसेज पढ़ लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। पहले पैसेज पढ़े। ह्यूमन बींग्स हैव 3 बेसिक नीड्स। आप सभी को पता है 3 बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की। कहा भी जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। एक मूवी भी आई है इस पे, रोटी कपड़ा मकान। तो वही चीज़ है, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में उसी चीज़ को फिल करना है, रोटी कपड़ा मकान से बनते हैं। ऑल ऑफ दिस, ये सारी रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फैक्टरली तभी हो सकती है जब इंसान के पास क्या हो, पैसा हो। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप इन तीनों चीज़ों की भरपाई कर पाओगे, नहीं नहीं तो फिर इन तीनों में से किसी एक में वंचित रह जाओगे। एंड फॉर अर्निंग दिस मनी, इस मनी को अर्न करने के लिए इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, रोजगार उसके पास होना चाहिए। बेरोजगार होगा तो बट ऑब्वियस पैसा कमा नहीं पाएगा और ये तीनों चीजें फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके पास एक प्रोफेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए। बहुत सारे पीपल ऐसे ग्लोब में हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव डैश अमाउंट ऑफ इनकम, उसकी वजह से उनके पास उतनी इनकम नहीं हो पाती और वो किसके अंदर काउंट होने लगते हैं, बेरोजगारी के अंदर काउंट होने लगते हैं। एंड इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन ऑफ जॉबलेसनेस, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जॉबलेसनेस कहते हैं। जब इंसान के पास जॉब नहीं हो, कुछ काम नहीं हो करने के लिए, वो बेरोजगार हो। दैट मीन्स इस पैसेज में बताया गया है कि एक इंडिविजुअल के पास पैसा होना चाहिए इनफ, ताकि वो क्या कर पाए, अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर पाए और अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाए। अगर नहीं कर पाएगा तो फिर वो किसके अंदर आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत ही ईजी है, आई होप सभी ने करेक्ट लगाया होगा। मैंने क्या कहा, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी है, मकान है और क्या होना चाहिए, कपड़ा। तो कपड़ा दैट मीन्स क्लोथिंग।
यहाँ पे ना तो पावर आंसर होगा, ना वाटर, ना मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लोथिंग। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बता दूं कि क्लोज टेस्ट में ना डियर स्टूडेंट्स कोलोकेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन एक ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स रहते हैं जो हमेशा साथ में ही यूज होते हैं। जैसे आप लोग बाहर खाने पीने जाते हो, तो आप लोग खाने पीने जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ होता है फास्ट फूड। क्या होता है भैया? फास्ट फूड लिखा हुआ होता है। क्या आपने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ देखा है क्या, क्विक फूड? क्या आपने क्विक फूड लिखा हुआ देखा है क्या? आप बोलोगे मैम बिल्कुल भी नहीं। अब आप बोलोगे मैम फास्ट और क्विक दोनों का मतलब तो सेम है, तो हम क्विक फूड क्यों नहीं यूज करते? तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में इसकी जो इंग्लिश लिटरेचर को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा सुंदर दिखाने के लिए कुछ कोलोकेशन से जो स्टार्टिंग से ही हम यूज करे हुए आ रहे हैं, उसके पीछे कोई क्यू का रीजन नहीं है, उसको आपको एज इट इज ही यूज करना होता है। जैसे मैं बोलूँ रामलीला, रामलीला, लीला वर्ड राम के लिए ही यूज होता है। गणेश वंदना बोलूं तो वंदना गणेश के लिए ही यूज होता है ना? तो ये कुछ फ्रेजेस है जो हमेशा क्या यूज होते हैं, एज इट इज यूज होते हैं। आप उसको इंटरचेंज करके लैंग्वेज की अच्छाई को खराब नहीं कर सकते हो, तो इसलिए याद रखना फास्ट फूड होता है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ क्विक, तो क्विक के लिए मेल यूज होता है। आप लोग अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते होगे कहीं ना कहीं, तो आप लोग ये चीज ऑब्जर्व किया करो, है ना? तो इससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। अब देखना कभी आप कहीं जाओगे ना, तो आपको फास्ट फूड लिखा हुआ मिलेगा, किसी रेस्टोरेंट में हो सकता है आपको क्विक मिल लिखा हुआ दिखा जाए, तो याद रखो, है ना, क्विक मिल यूज होता है फास्ट फूड। तो ये कोलोकेशन है, अगर इन कोलोकेशंस का अच्छा नॉलेज होगा आपको, तो आप बहुत इजीली क्लोज टेस्ट में अपनी कमांड अच्छी कर सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। All of these requirements can be met satisfactorily only if an individual has money, and for earning this money, the individual must be employed. That is, have a एन प्रोफेशन। मतलब उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए? एक प्रोफेशन होना चाहिए। अब प्रोफेशन कैसा होना चाहिए? कोई ठीक ठाक प्रोफेशन होना चाहिए। अब ये नाउन है, नाउन के पहले ब्लैंक दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। अब जो ऑप्शन एडजेक्टिव नहीं है आप उसको हटा सकते हो, नहीं तो आप क्या करो, वोकैबुलरी के उससे सॉल्व कर लो इसको, क्वेश्चन को। जैसे इधर लिखा है सूटेबल, तो सूटेबल हो सकता है क्या आंसर? बिल्कुल हो सकता है। सूटेबल मतलब एक प्रॉपर जॉब होना चाहिए उसके पास। अब इधर नेक्स्ट लिखा है अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव मतलब आधिकारिक। अब इधर आधिकारिक जॉब जम रहा है क्या कहीं से कहीं तक? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट लिखा है टेम्पररी, टेम्पररी जॉब नहीं चाहिए हमको, परमानेंट जॉब चाहिए भैया। हमको सिर्फ एक दो दिन के लिए रोटी कपड़ा मकान थोड़ी चाहिए, जिंदगी भर के लिए चाहिए। तो परमानेंट जॉब होना चाहिए उसके पास, टेम्पररी नहीं होनी चाहिए। इसे भी हटाओ। अब डिसेंट हम जनरली यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए, है ना? तो हमको यहाँ पे प्रोफेशन के लिए कोई करेक्ट एडजेक्टिव चाहिए था, तो करेक्ट हम यहाँ पे मार्क कर देंगे सुटेबल। क्या मार्क करेंगे? सुटेबल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुटेबल प्रोफेशन। नेक्स्ट है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्ड है ना वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग जॉब गेन नहीं कर पा रहे, ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड आएगा। अब नेगेटिव कैटेगरी का जो वर्ड है उसको देखो, राइटफुली होगा नहीं, रिग्रेसिव होगा नहीं, रिग्रेस वर्ड तो मैथमेटिकल टर्म्स में यूज किया जाता है। रिप्रेसिव मतलब होता है किसी के अधिकार को क्या करना, दबाने की कोशिश करना, मुंह बंद करने की कोशिश करना, है ना, उसके अधिकार को दबाना। रिप्रेसिव भी नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा रिग्रेटेबली। रिग्रेटेबली मतलब दुख की बात है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है ना? तो दुख की बात है, उसके लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा? रिग्रेट। इसमें अगर आपका वो कैप का नॉलेज अच्छा होता तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। एज अ डायरेक्ट डैश दे हैव डैश अमाउंट ऑफ इनकम। एज अ डायरेक्ट अटैक, अटैक की बात चल रही है क्या इस पैसेज में कहीं से कहीं तक? बिल्कुल भी नहीं। एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, आउटकम, किसी चीज का परिणाम। बिल्कुल हो सकता है। सीक्वेंस तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक। कन्फ्रंटेशन में मतलब होता है झगड़ा, मतभेद, मुठभाव, है ना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीक्वेंस। दैट मीन्स परिणाम। एज अ डायरेक्ट रिजल्ट मतलब किसी चीज का डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? दे हैव डैश अमाउंट ऑफ इनकम, और वो लोग किसके अंदर आ जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। उनके पास कैसी इनकम है भैया? यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है उनको हम क्या टर्म देते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एवरेज तो होगा नहीं। मीगर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है कम, बहुत ही जरा सा, इतना सा, उसको हम कहते हैं मीगर। प्लेंटीफुल तो पॉजिटिव वर्ड है, प्लेंटीफुल मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। माइनर जो अंडर 18 होता है उसे हम कहते हैं माइनर, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा?
दैट मीन्स अगेन यहाँ पे आपका एग्जामिनर ने कौन सा नॉलेज चेक किया है, आपका वोकैब का नॉलेज चेक किया है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चंस थे 5 वाले। अब एसएससी के एग्जाम में आप देखोगे तो 10 क्वेश्चंस वाले भी पूछे जाते हैं। सीडीएस एग्जाम की बात करोगे तो वहां पे भी 10 क्वेश्चंस वाले पूछे जाते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वीक है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हमारा बैच परचेस करो, क्योंकि इस बैच में मैं आपको सारे लेवल की क्लोज टेस्ट कराऊंगी, जिसमें सीडीएस लेवल, बैंकिंग लेवल, एसएससी लेवल, सारे टाइप के पैसेजेस कराऊंगी। और जो मैं कोलोकेशंस वगैरह बता रही हूँ ना, उसकी भी पर्टिकुलर शीट प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आप क्या कर पाओ, उन कोलोकेशंस को पढ़ के क्लोज टेस्ट को ईजिली सॉल्व कर पाओ। तो आप चाहो तो इस बैच को परचेस कर सकते हो। इसमें हमने काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी कवर कर लिए, ग्रामेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है, अब हम कंप्रीहेंशन ही स्टार्ट करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सारी की सारी मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। अभी बहुत सारी एग्जाम्स पाइल्ड अप भी है, तो अगर आप सीरियस स्टडी करना चाहते हो अपनी एसएससी या किसी भी एग्जाम को लेके जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो इस बैच को जरूर परचेस करो, क्योंकि इसमें मैं आपका ग्रामर, वोकैब एंड कंप्रीहेंशन तीनों पार्ट्स करवा रही हूँ, ठीक है। और ये सारी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, जिसमें भी एसएससी पूछा, जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता है। कूपन कोड की बात करूं तो अगर आप AMCGT कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया ऑफर है, बहुत ही लिमिटेड प्राइस में, एक पिज्ज़ा के प्राइस से भी कम में आपको इंग्लिश का पूरा बैच मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट से इसे आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पैसेज आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसे पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर लगाने की कोशिश करो फटाफट से सारे स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कोशिश करो, पढ़ो और आंसर मार्क करने की कोशिश करो। देख लेते क्या लिखा है इधर। The rise in the Irrawaddy dolphin and Chilka can be attributed to the eviction of fish enclosures after thousands of hectares of Chilka Lake were made free and Irrawaddy dolphins found unobstructed area for movement। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डॉल्फिन की एक प्रजाति इरावदी, उन डॉल्फिन की प्रजाति को क्या हुआ है, राइज हुआ है। राइज दैट मीन्स उनकी जो संख्या है ना, वो पहले से हमको ज्यादा देखने को मिली है। क्यों ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि जो फिश इंक्लोजर्स थे वहां से पाबंदी हट गई। मतलब पहले उनको बहुत रेस्ट्रिक्ट करके रखा जाता था, बट अब जो उनका मूवमेंट है ना, वो स्ट्रीमलाइन ओपन हो गया, वो इजीली इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन क्या है, बड़ी है। आफ्टर 1000 ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड फ्री। चिल्का लेक आपको पता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना, वहाँ पे डॉल्फिन्स बहुत ज़्यादा रहती है। जब से वहाँ पे मूवमेंट क्या हो गया, फ्री हो गया, डॉल्फिन्स को एरिया मिल गया जहाँ पे वो इजीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से भी क्या हुआ था, बहुत सारे टूरिस्ट बोट्स वहाँ पर नहीं थे। अब बट ऑब्वियस है कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो टूरिस्ट भी लोग वहाँ पे नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से बेनिफिट क्या मिला कि जो डॉल्फिन्स थी वो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूवमेंट कर पा रही थी, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन में भी क्या हुआ, ग्रोथ हमें देखने को मिली, क्योंकि ह्यूमन का जो इंटरवेंशन था ना, वो क्या हो गया, कम हो गया बहुत, है ना। बहुत ही बढ़िया पैसेज है, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है ये। फटाफट से इसका आंसर बताओ, फर्स्ट का क्या होगा। देखो इधर लिखा है द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन डैश, पॉपुलेशन हो सकता है। क्लैन का मतलब होता है कुल या वंश, है ना। जैसे हम कहते हैं कृष्णा जी यादव वंश से बिलोंग करते थे, है ना। तो वंश, डॉल्फिन का वंश होगा क्या, कुल, किसी कुल से बिलोंग करती है क्या भैया, बिल्कुल भी नहीं, उनका कोई कुल वुल नहीं होता है। नेटिव और इनहेबिटेंट ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, इनका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह के निवासी, है ना। अब यहाँ पे निवासी की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन की। उनकी पॉपुलेशन में हमें क्या देखने को मिला है, हाइक देखने को मिला है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पॉपुलेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आओगा। नेक्स्ट है कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर्स। अब कौन से फिश इनक्लोजर्स, तो बट ऑब्वियस है जो गैर कानूनी फिश इनक्लोजर्स है उनको ही हटाने की यहाँ पे बात हो रही है। एविक्शन मतलब हटाना किसी चीज को, अनवारंटेड मतलब होता है जो चीज जस्टिफाइड नहीं हो। तो यहाँ पे जस्टिफाई और नॉट जस्टिफाई करके तो कुछ बात हो नहीं रही है, ये हटाओ। इलीगल इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इलेजिटिमेट भी देखा जाए तो सिनोनिम ही है इलीगल का, लेकिन इलेजिटिमेट इस वर्ड को हम जनरली यूज करते हैं जब कोई बच्चा होता है नाजायज, है ना, उसके लिए हम ये वर्ड को यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, इलीगल होगा। अनकॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात हो ही नहीं रही कहीं से कहीं तक, गैर कानूनी तो है ही नहीं, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, इलीगल। इलीगल फिश इंक्लूजर की बात हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे
लेक का पानी कहीं जाता है ना, तो वो उस लेक को पर्टिकुलर लॉक करके रख लेते हैं और वहाँ पे क्या करने लगते हैं, तो उसकी फार्मिंग करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जो पानी है उसमें कमी हो जाती है और फिर वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ प्रॉपरली नहीं कर पाती है ना। तो अब क्या कर दिया गया है, इलीगल फिश इंक्लोजर्स को भी हटा दिया गया है। आफ्टर 1000 of hectares of चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। अब जो चिल्का लेक है वो बहुत बड़ी है, अब बहुत बड़ी चिल्का लेक को क्या कर दिया गया, डैश फ्री कर दिया गया। ट्रेसपास, कॉन्फेक्शन, इंटरवेंशन, एंक्रोचमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी लगा पाओगे जब आपका वो कैप का नॉलेज होगा। ठीक है, देखो ट्रेसपास का मतलब होता है उल्लंघन करना। जब इंसान जैसे आपको पता है पीओ के एरिया में क्या होता है, एक दूसरे की बाउंड्री में जब लोग क्रॉस कर देते हैं है ना, तो उसे हम कहते हैं ट्रेसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है ना। ट्रेसपास मतलब होता है उल्लंघन करना। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या कर लेना, जब्त कर लेना। इंटरवेंशन मतलब होता है हस्तक्षेप करना। एनक्रोचमेंट मतलब होता है जैसे इंक्रोचमेंट को हम हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोल सकते हैं, वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी के ऊपर धावा डाल देना है ना, जबरदस्ती किसी चीज पे क्या कर देना, अपना अतिक्रमण लगा देना। अतिक्रमण एग्जैक्ट कहते हैं है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंक्रोचमेंट। हमने क्या कर दिया है, उस एरिया को इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया, मतलब जो अतिक्रमण था लोगों का, हमने उस अतिक्रमण को क्या कर दिया, हटा दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रोचमेंट फ्री। ठीक है, नेक्स्ट है इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। अब उनको मूवमेंट के लिए क्या मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मिल चुका है, क्योंकि अब जितने भी अतिक्रमण थे लोगों के वो क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं पूरी तरीके से। नेक्स्ट है ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। अब यहाँ पे भैया देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग फ्रेजेस दिए हुए, वेयरएस, मोरएवर, नेवरथलेस, हाउएवर। अब आपको पता होना चाहिए कि सारे वर्ड्स हम किस किस कंडीशंस में यूज करते हैं। क्या, वेयरएस हम यूज करते हैं हालांकि, मोरएवर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी बात को एडिशनल करके सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे कुछ बात लिखी और यहाँ पे भी कुछ बात लिखी और उन दोनों का आपस में कनेक्शन है, एडिशनली बताया जा रहा है आगे। नेवरथलेस मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी। और हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे अगेन कहा जा रहा है कि जो उनका मूवमेंट है डॉल्फिन्स का वो क्या है, बड़ा है। दैट मीन्स बात को आगे सपोर्ट किया जा रहा है, उसी का एडिशनल पॉइंट बताया जा रहा है। जब एडिशनल पॉइंट हम बता रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम क्या मार्क करेंगे, मोर एवर। क्या मार्क करेंगे भैया, मोर एवर। तो करेक्ट होगा मोर एवर ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर there were comparatively few tourist boats on Chilka Lake, which made it dash for dolphins to move from one part of the lake to another। मतलब अब टूरिस्ट बोट्स भी नहीं थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डॉल्फिन्स का इधर उधर घूमना क्या हो गया, आसान हो गया। दैट मीन्स इधर जो वर्ड आएगा वो पॉजिटिव कैटेगरी का आएगा। अब कंड्यूसिव मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, सपोर्ट करना। हार्टफुल तो नेगेटिव है। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। डिस्टर्बिंग, ये भी नेगेटिव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब होता है किसी भी चीज को सपोर्ट करना, है ना। तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो चुका है, कंड्यूसिव हो गया है, सो दैट डॉल्फिन्स वहां पे क्या कर पाए, मूवमेंट कर पाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो अब मुझे बताना आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर कि इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या है। ठीक है, मैं सबके आंसर्स चेक करती हूँ कमेंट में, तो सभी लोग मुझे जरूर बताना कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। मैं अब क्वेश्चन चेंज करती जा रही हूँ स्लाइड पे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 ये है इसका, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करके आओगे और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में इसके सही आंसर्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे। उससे पहले अगेन अगर आप इस बैच को परचेस करना चाहते हो तो जल्दी से परचेस कर लो, कुछ लिमिटेड सीट्स ही रिमेनिंग है इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बताना ज़रूर मुझे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।